Rahim. Assalamu alaikum friends, welcome to channel Tipo Info. Today our topic is adrenergic antagonist. Adrenergic antagonist जो होते हैं इनका दूसरा नाम है sympatholytic ड्रग या sympatholytic एजेंट्स। ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एक्टिविटी ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये प्रोटोटाइप ड्रग है किसकी, एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम सीएनएस का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में शामिल है अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर, ड्रग अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर, पैराजोसिन। ये 4 पॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये लेक्चर 12 है। इसके पहले 11 लेक्चर फार्माकोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वो पिछले लेक्चर सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाके वो प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं या ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लॉक करती हैं एक्टिविटी ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दे ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। इसकी ये एक डेफिनेशन है छोटी सी। और दूसरा यह हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दीज ड्रग्स इनहेबिट एक्टिविटी ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रीनालिन, उसकी एक्टिविटी को ये जो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या इनहेबिट करते हैं। इनहेबिट का मतलब है उसको रोक देते हैं, उसको काम ही नहीं करने देते एड्रीनालिन जो होता है उसको। एड्रीनर्जिक ब्लॉकर प्रोटोटाइप ड्रग्स, यानी जो अब आज हम पढ़ रहे हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसका दूसरा नाम है एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। इनकी जो प्रोटोटाइप ड्रग्स जो आज डिस्कस होंगी, इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर में आता है पैराजोसिन, टेराजोसिन और ऑक्साजोसिन। ये 3 जो है हमारी अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। जो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है ये ग्रुप 2 है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। जो एड्रीनालिन के रिसेप्टर्स होते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स का, ग्रुप 2 के अंदर ग्रुप 2 के एंटागोनिस्ट हैं। ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में 2 तरह के मेन ड्रग्स होती हैं, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और अदर्स ड्रग। अल्फा ब्लॉकर में क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पैराजोसिन, टेराजोसिन और ऑक्साजोसिन, ये अल्फा ब्लॉकर हैं। इसमें से जस्ट हम एक डिस्कस करेंगे, एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाकी का तीनों का सेम ही होता है। जो अल्फा ब्लॉकर होते हैं ये किस लिए काम आते हैं? ये अल्फा ब्लॉकर की एक्टिविटी होती है वैजो कंस्ट्रक्शन। ये वैजो कंस्ट्रक्शन करने के काम आते हैं, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या डिफरेंट पेरिफेरल ऑर्गन्स होती हैं, वहाँ पर अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं, उसको वैजो कंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। जब ये ड्रग हम अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग लेते हैं, पैराजोसिन या टेराजोसिन, ऑक्साजोसिन, तो ये जाके अल्फ़ा ब्लॉकर की अल्फ़ा रिसेप्टर का काम क्या होता है, दोबारा सुने, अल्फ़ा रिसेप्टर का काम होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करना। अल्फ़ा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को जाके ये ड्रग क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देती हैं। जब वो इन एक्टिविटी को, अल्फ़ा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगी तो वैजो कंस्ट्रक्शन अल्फ़ा ब्लॉकर नहीं करेंगे, तो ब्लड वेसल्स में वैजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये हम जो अल्फ़ा ब्लॉकर होती हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर। यह हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट के लिए अल्फ़ा ब्लॉकर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स के अलावा जो दूसरी ड्रग है इसके अंदर बीटा ब्लॉकर हैं। बीटा ब्लॉकर ड्रग में आ जाती हैं प्रेप्रानोलोल, एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल। इनमें से हम प्रेप्रानोलोल डिस्कस करेंगे। प्रेप्रानोलोल जो है हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, इसका मैकेनिज्म एक्शन डिस्कस करेंगे। बाकी इस तमाम का एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म एक्शन सेम होता है। तो प्रेप्रानोलोल कौन सी ड्रग है? बीटा ब्लॉकर ड्रग है। तो बीटा ब्लॉकर का बीटा जो रिसेप्टर होते हैं
जैसे अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर का काम होता है कि वीज़ो कंस्ट्रक्शन क्रिएट करना। जो बीटा रिसेप्टर होते हैं इनका काम होता है वैज़ो डायलेशन क्रिएट करना, यानी ये डायलेट करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स को। तो बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर ड्रग लेते हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल और मिटोप्रोलोल। तो प्रोप्रानोलोल का क्या करती हैं, जो डायलेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं बाय बेंडिंग दी बीटा ब्लॉकर। ठीक हो गया, इससे क्या होगा, डायलेशंस नहीं होगी। इसके बाद एक थर्ड टाइप ऑफ ड्रग है, वो भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में शामिल है, इसका नाम है रिज़रपायरिन। रिज़रपायरिन क्या करती है, ड्रग इफेक्टिंग द न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक एंड रिलीज। ये जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो पैगामात होते हैं उसके जो पैगामात की रसाई होती है उसको क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की अपटेक और रिलीज़ को। यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो है पेरिफेरल ऑर्गन्स में उसके अपटेक और रिलीज़ को इफेक्ट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होता है उसका नाम है रिज़रपायरिन। ठीक हो गया, तो बारी बारी हम इन ड्रग्स को डिस्कस करते हैं जो आज के टॉपिक में शामिल हैं। इनका नाम है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है आज इसका लास्ट टॉपिक है एएनएस की प्रोटोटाइप ड्रग्स का। इसके बाद इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स ड्रग हैं ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, और इनका अल्फ़ा ब्लॉकर्स में जो ड्रग इस्तेमाल होती है पैराजोसिन इस्तेमाल होती है। पैराजोसिन का काम क्या होता है, इट कम्पिटेटिवली ब्लॉक ऑफ अल्फ़ा ब्लॉकर, इट इज़ कम्पिटेटिवली ब्लॉकर ऑफ अल्फ़ा रिसेप्टर। जो अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं ये उसका कंपेटिटर के तौर पर जाके बाइंड हो जाती है, कंपेटिटर के तौर पर, यानी जहाँ पर अल्फ़ा रिसेप्टर ने बाइंड होना होता है वहाँ पर जाकर अल्फ़ा अल्फ़ा रिसेप्टर ने जहाँ पर बाइंड होता है वहाँ पर जाकर पैराजोसिन बाइंड हो जाती है। और जो अल्फ़ा रिसेप्टर की एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, वैज़ो कंस्ट्रक्शन की, उस एक्टिविटी को वो होने ही नहीं देती। यानी ब्लड को वेजल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं होने देती। तो इससे क्या होता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट होती है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ठीक हो गया, इसका ये काम होता है अल्फ़ा पैराजोसिन का। ठीक हो गया, तो पैराजोसिन किस लिए इस्तेमाल होती है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट की। पैराजोसिन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि पैराजोसिन इट डिक्रीजेज पेरिफेरल it decreases peripheral vascular resistance and lower the arterial blood pressure by releasing arterial and venous smooth muscles। हमारी जो ब्लड प्रेशर के जो आर्टरीज हैं या जो किस्में हैं वो दो तरह की होती हैं, एक आर्terial ब्लड प्रेशर होता है, एक वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर होता है। तो दोनों को ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए पैराजोसिन इस्तेमाल होती है। ये इसका मेन जो है पैराजोसिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करती है पैराजोसिन। ठीक हो गया, तो क्या करती है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करती है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दिस इज द मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ पैराजोसिन। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या काम होता है, दे ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ they block the coordination between the effector organ and adrenaline और नॉर एड्रेनालिन। यानी जो इफेक्टर ऑर्गन और जो एड्रेनालिन्स के दरमियान कम्युनिकेशंस हो रही होती है या जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, पैराजोसिन उस एक्टिविटी को क्या कर देती है, उसकी कोऑर्डिनेशन को रोक देती है या ब्लॉक कर देती है, यानी प्रिवेंट कर देती है रिस्पॉन्स ऑफ फैक्टर ऑर्गन टू एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। यानी जो एड्रेनालिन प्रोड्यूस होना है किसी ऑर्गन्स के अंदर और उसका पैगाम जाना है हमारे एएनएस तक, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशंस को उसका पैगाम होता है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि इफेक्टर ऑर्गन और एड्रेनालिन की जो कम्युनिकेशंस होती है, एड्रेनालिन रिसेप्टर की जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ पैराजोसिन। ठीक हो गया,
इसके अलावा इसका और इफेक्ट क्या होता है पैराजोसिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये होता है, इट क्रिएट मेयोसिस इन आई, आईज के अंदर ये मेयोसिस क्रिएट करती है। मेयोसिस का मतलब है कि जो आई का पीपल होता है वो इसमें सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो पैराजोसिन मेयोसिस क्रिएट करती है। इससे पहले जो हम पिछले लेक्चर में ड्रग पढ़ी थी वो क्या करती थी, डायलिसिस क्रिएट करती थी, आंखों को पीपल को डायलेट करने के लिए काम आती थी, ठीक है। और ये वाली जो ड्रग्स हैं जो पैराजोसिन है ये मायोसिस क्रिएट करती हैं, पीपल को ये कंट्रैक्ट करती हैं, यानी बिल्कुल उलट इफेक्ट करती हैं। एसिटाइल कोलिन जो हमने ड्रग पढ़ी थी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का, वो क्या करती थी, डायलिसिस क्रिएट करती थी, और ये क्या करती हैं, मायोसिस क्रिएट करती हैं, ठीक हो गया। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है किसका, पैराजोसिन का, जो कि अल्फा ब्लॉकर है। अब हम पढ़ रहे हैं थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ पैराजोसिन। जो थेराप्यूटिक यूज़ होता है, थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि हम उसका जो इलाज मुआवजे के लिए पेशेंट्स को कितने हद तक वो रिकवर होता है, तो वो किस रिकवरी के लिए या किस इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो थेराप्यूटिक यूज हम फार्मासिस पैराजोसिन की पढ़ेंगे। पैराजोसिन यूज इन दी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट बट फर्स्ट डोज मे काज हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इज फेंटिंग। यानी पैराजोसिन का जो मेन इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स को, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट भी। हाइपरटेंशन यानी जब बीपी यकदम बंदे का शूट कर देता है तो तब हम पैराजोसिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब हम इसकी फर्स्ट डोज देते हैं पेशेंट को तो हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स आ सकता है। हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि सडन आपका बीपी लो हो सकता है, अचानक से आपका बीपी गिर सकता है, और इतना गिर सकता है कि आप बेहोश हो सकते हैं, अनकॉन्शियस सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ये इसका एक किस्म का आप कह रहे हैं कि केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका यकदम इस्तेमाल करने से आपका बीपी लो ना हो जाए। तो केयरफुल आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं पैराजोसिन को, इट मस्ट बी एडजस्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डोज टू 1/3 एंड 1/4 ऑफ द नॉर्मल डोज। यानी जो नॉर्मल डोज हम ले रहे होते हैं फर्स्ट डोज, उसके हम पार्ट बना लेते हैं, 1/3 या 1/4 पार्ट देते हैं पैराजोसिन का पेशेंट को, ताकि वो उसका हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स ना आए। क्योंकि इसकी एग्जैक्ट मकदार हमें नहीं पता होती कि किस हद तक, किस मकदार में जाके इसने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके, यानी 1/3 या 1/4 करके पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक हो गया। ताकि वो 1/3 1/4 इसलिए देते हैं ताकि वो एकदम उसको हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स ना आ जाए, उसका अनकॉन्शियसनेस सिचुएशन में ना चला जाए, ठीक हो गया। इसके बाद इसके हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, पैराजोसिन लेने से आपको यानी जो पेशेंट लेता है उसको डिजीनेस हो सकती है, लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है, नेजल कॉन्जक्शन हो सकती है, हैंडेक हो सकता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ये होती है कि अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो यकदम आपका क्या होता है, बीपी लो हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं तो ये खड़े होने पर आपका बीपी एकदम लो हो जाएगा या चक्कर आने लग जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन इसका मेन जो है एडवर्स इफेक्ट है किसका, पैराजोसिन का। दिस इज पैराजोसिन फर्स्ट टाइप ऑफ अल्फा ब्लॉकर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक हो गया। यहाँ तक पैराजोसिन का हमने तमाम फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक एक्शन और एडवर्स इफेक्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल का जो पूरा नाम है नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर। प्रोप्रानोलोल भी एक बीटा ब्लॉकर है, इसके अलावा दूसरे भी बीटा ब्लॉकर हैं, एंटेनालोल, मेटोप्रोलोल। तो फोकस हमारा यहाँ पर है प्रोप्रानोलोल के ऊपर। तो असल में जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वो हमारे वैसोडाइलेशन क्रिएट करते हैं। तो प्रोप्रानोलोल ने क्या करना होता है, बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को जाके ब्लॉक कर देना होता है, यानी वैसोडाइलेशन नहीं होने देती, और जो है उससे उसके अपने इफ़ेक्ट शो होते हैं, ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल को अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या काम करती है।
ऑल क्लिनिकली अवेलेबल बीटा ब्लॉकर और कम्पिटेटिवली एंटागोनिस्ट, यानी जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं जैसे कि प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है, ये क्या होते हैं, कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। ये भी कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इससे पहले जो हमने पैराजोसन पढ़ी है ड्रग, वो भी कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती थी अल्फा रिसेप्टर को, और जो प्रोप्रानोलोल है ये कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती है एक्टिविटी को, बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी को, इसलिए ये बीटा ब्लॉकर है कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का। ठीक है, इट एक्ट ऑन बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर। जो प्रोप्रानोलोल होती है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर के ऊपर जाके इसने एक्ट करना होता है, यानी दोनों रिसेप्टर में जहाँ बिंड होता है वहाँ पर ये जाके कम्पिटेटिवली बाइंड हो जाती है और उनकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए इसको बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है। The name of all beta blocker ends in olol, OL except for labetalol and carvedilol। तो ये आपका लाइन जो है आपकी MCQs में आ सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं उसके नाम के आखिर में ओलोल होता है, OL होता है, एक्सेप्ट सिवाय किसके, लेबीटालोल और कार्विडिलोल। ठीक हो गया। तो ये आपकी नेमिंग कन्वेंशन है कि उनके आखिर में OL आता है। प्रोप्रानोलोल की और क्या खसूसियत है, ये जो है ना सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन ऑफ वंस अ डेज इन अवेलेबल, यानी मार्केट के अंदर ये प्रोप्रानोलोल जो है दिन में एक दफ़ा की डोजिंग में अवेलेबल है, पाई जाती है, और इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन, यानी 24 आवर में 1 टाइम इसको एडमिनिस्टर किया जाता है प्रोप्रानोलोल को। ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल के अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसका सबसे पहला एक्शन आता है कार्डियोवास्कुलर, यानी कार्डियोवास्कुलर में क्या करना होता है, इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना, हार्ट फेलियर, इट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय डिक्रीजिंग द मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन, यानी जो प्रोप्रानोलोल होती है ये अंजाइना की ट्रीटमेंट में और हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है। अंजाइना क्या होती हैं, चेस्ट पेन होती हैं, तो वहाँ उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि इसके खाने से, प्रोप्रानोलोल को एडमिनिस्टर करने से जो कार्डियक आउटपुट होती है या जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन फोर्स कम होती है, यानी हार्ट को अपने पंप करने के लिए कम फोर्स चाहिए होती है, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी इससे कम हो जाती है और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसका क्या इफेक्ट होता है, प्रोप्रानोलोल एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर एंड काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे लंग्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो जब प्रोप्रानोलोल हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो बीटा ब्लॉकर के ऊपर, बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके उन्हें अमल करना होता है और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी होती है, यानी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती हैं वो डायलेट होती हैं, तो उससे हमारा जो एयरवेज होता है वो सही काम नहीं करता। जब हम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन उसको क्रिएट कराते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल, तो एयरवेज जो है राइट वे में काम करता है ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट होता है वो आइज़ के ऊपर होता है। आइज़ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, इट रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर स्पेशली इन ग्लोकोमा। आइज़ के ऊपर इनका इफेक्ट ये होता है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है इन ग्लोकोमा में वो कम हो जाता है ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। ग्लोकोमा जो है ये हमारा आइज़ की डिसीज़ होती है जिसके अंदर जो है पीपल्स जो है पीपल्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी फ्लूइड को ड्राइनेस के लिए हम प्रोप्रानोलोल इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर आइज़ का कम हो जाता है इन केस ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट जो इसका काम है वो है इंक्रीज दी सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन में रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, यानी जो सोडियम की मकदार होती है जिसमें बढ़ाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल को। ड्यू टू इन डिक्रीज इन बीपी ब्लड प्रेशर देयर इज डिक्रीज इन रेनल परफ्यूजन। रेनल परफ्यूजन के अंदर कमी आ जाती है। रेनल परफ्यूजन क्या होता है कि किडनी जो है जो हमारा वेस्ट किडनी जो है वाटर को वेस्ट
स्टेज में कन्वर्ट करती है, इसको हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। जो वाटर वेस्ट यानी वाटर के अंदर से वेस्ट को वाटर के अंदर से वेस्ट निकालने के अमल को हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। तो रीनल परफ्यूजन का जो अमल है वो प्रोप्रानोलोल की इस्तेमाल से वो कम हो जाता है, जिससे जिस्म के अंदर सोडियम की रिटेंशन यानी सोडियम की मकदार बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी सोडियम रिटेंशन और प्लाज्मा वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका जो मेन इफेक्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है प्रोप्रानोलोल का, वो है डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी इस शुगर की मकदार जो है इस जिस्म के अंदर बढ़ जाती है ड्यू टू यूज ऑफ प्रोप्रानोलोल। बीटा ब्लॉकर लीड्स टू डिक्रीज इन ग्लूकोज सिक्रीशंस, यानी ग्लूकोज की जो मकदार होती है उसको क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर उसको कम करते हैं। इफ द टाइप 1 डायबिट पेशेंट इज गिवन प्रोप्रानोलोल दे मॉनिटर केयरफुली, यानी बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जिस्म से निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज की मकदार जो है जिस्म में कम हो जाती है। अगर कोई शुगर का पेशेंट होता है या डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो उसको ये एडमिनिस्टर करते हुए उसको केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, ताकि अगर उसको ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार कम हो रही है तो इसकी एडमिशन को फ़ौरन रोका जाए और उसके ग्लूकोज को नॉर्मल किया जाए इन अ बॉडी। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो पहला है इसका कार्डियोवास्कुलर में, दूसरा रिस्पायरेटरी ट्रैक में, आइज़ के अंदर, और इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन और डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उम्मीद है आप उनको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक वो प्रोप्रानोलोल का, वो उसका है थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। थेराप्यूटिक यूज़ यानी ये किन किन बीमारियों में और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है, इसको हम थेराप्यूटिक यूज़ कहते हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़ में सबसे पहले ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है जो प्रोप्रानोलोल होती है। हाइपरटेंशन में का मतलब है जब आपका बीपी एकदम शूट कर जाता है, हाई हो जाता है, तो उसको लोअर करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये ग्लूकोमा में इस्तेमाल होती है। ग्लूकोमा आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी आइज़ की डिसीज़ होती है, यानी प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर क्या कहते हैं, इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा। इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है ग्लूकोमा में के अंदर, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होती है प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो तीसरा ट्रीटमेंट है इसका मिग्रेन में। मिग्रेन क्या होता है, आधे सर का दर्द होता है। ये ऐसी बीमारी है जो कि 20 से 30 साल के लोगों में आती है और इसकी एपिसोड्स होती हैं, यानी ये कुछ वक्त के लिए आती है और महीने बाद आती है, फिर हफ्ते बाद आती है, यानी एपिसोड की शक्ल में ये बीमारी होती है। इसको कहते हैं मिग्रेन। मिग्रेन की ट्रीटमेंट में भी ये प्रोप्रानोलोल इफेक्टिव है। प्रोप्रानोलोल हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग मिग्रेन एपिसोड व्हेन दे यूज प्रोफ्लैक्टिकली, यानी जब हम इसको प्रोफ्लैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम उसको जल्द के ऊपर या इस्तेमाल करते हैं, तो इस इस्तेमाल से वो मिग्रेन की ट्रीटमेंट हो सकती है, एपिसोड कम हो सकती हैं। नेक्स्ट का जो प्रोप्रानोलोल का ट्रीटमेंट है वो है एंजाइना में। एंजाइना चेस्ट पेन को कहते हैं, तो इसके मिनिमाइज़ करने के लिए, इट मिनिमाइज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट मसल। हार्ट यानी जब हार्ट मसल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वो एंजाइना क्रिएट होती है, एंजाइना चेस्ट पेन क्रिएट होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करने में हेल्पफुल होती है प्रोप्रानोलोल, और इट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पेन, और चेस्ट पेन को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। लास्ट में आ जाते हैं प्रोप्रानोलोल के एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट ये है कि प्रोप्रानोलोल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में आपको बताया कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो लंग्स के जो ऊपर रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर, वो डायलेशन क्रिएट करते हैं, जबकि ये जाके वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, एयरवेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं प्रोप्रानोलोल। डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है, जो आप फूड वगैरह लेते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन का निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है, सेक्सुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ये इसका क्या है एडवर्स इफेक्ट। ठीक हो गया।
लास्ट जो ड्रग है एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट की, उसका नाम है रिस्पायरिन। रिस्पायरिन क्या है? ऐसी ड्रग है जो इफेक्ट करती है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और अपटेक को, यानी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और अपटेक, यानी इसको अगर रिलीज होना होता है तो उसको जाके इसने रोक देना होता है, अगर अपटेक होना है तो उसको जाके इसने रोक देना होता है, या उसके दोनों को अपटेक रिलीज का जो सीक्वेंस होता है, यानी जो उसकी मकदार होती है, उसको जाके इसने डिस्टर्ब कर देना होता है रिस्पायरिन। ठीक हो गया। तो रिस्पायरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, रिस्पायरिन ब्लॉक द मैग्नीशियम एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोजेनिक अमाइन, यानी ये क्या है? बायोजेनिक अमाइन होते हैं। अमाइन जो होते हैं NH2 को कहते हैं। बायोजेनिक अमाइन यानी नाइट्रोजन में एक से ज़्यादा अमाइन होते हैं। नाइट्रोजन में एक से ज़्यादा अमाइन होते हैं। उन अमाइन का नाम क्या है? नोरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। नोरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन और जो सेरोटोनिन होते हैं, ये हम माइक्रोब से हासिल करते हैं। ठीक है, ये अहम किरदार अदा करते हैं हमारे CNS के अंदर ब्रेन को वर्किंग को नॉर्मल रखने के लिए। ठीक हो गया। तो रेस्पायरिन ने जा क्या करना होता है? ब्लॉक कर देना होता है इनकी एक्टिविटी को, यानी जो बायोजेनिक अमाइन होते हैं इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करना होता है। कहाँ पे ब्लॉक करना होता है? फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू स्टोरेज वेजिकल। साइटोप्लाज्म से स्टोरेज वेजिकल, यानी जो बायोजेनिक अमाइन होते हैं साइटोप्लाज्म से स्टोरेज वेजिकल में जा रहे होते हैं, तो वहाँ उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट को रिस्पायरिन में जाके ब्लॉक कर देना होता है, ट्रांसपोर्ट होने ही नहीं देना इनको। इन दी एड्रेनर्जिक नर्व ऑफ द बॉडी टिश्यू, यानी ऑल बॉडी टिश्यू, जितने भी बॉडी टिश्यू होते हैं इंक्लूडिंग ब्रेन, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है बायोजेनिक अमाइन की, उसको जाके इसने ब्लॉक कर देना होता है। बायोजेनिक अमाइन कौन से होते हैं? नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इन बायोजेनिक अमाइन की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये रेस्पिरिन का मैकेनिज्म फंक्शन था। अब रेस्पिरिन का थेरापेटिक यूज़, यानी कहाँ कहाँ रेस्पिरिन इस्तेमाल होती है। सबसे पहले ये इस्तेमाल होती है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन यानी जैसे बाकी एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट हैं, ये भी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है। मिल्ड टू मॉडरेट, यानी हाइपरटेंशन के स्टार्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हाइपरटेंशन शुरू हो रही होती है। इसके अलावा ये काज करती है, वजह बनती है स्लोइंग द डेवलपिंग फॉलिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करने में भी, ऐसा ऐसा कम करने में भी इस्तेमाल होती है रेस्पायरिन। इसके दो ये थेरापेटिक इस्तेमाल हैं। दिस इज़ एंड ऑफ माई लेक्चर। और आज बस छोटा सा एक टेस्ट है आपका जो आज मैंने पढ़ाया है। देखते हैं आप लोगों को उसकी समझ आई है नहीं आई, तो इस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आपको समझ आ सके और मुझे पता चल सके कि मैंने आपको कितना लेवल तक समझाने की कोशिश की है और आपको कितना समझ आया है। तो टेस्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, विच ब्लॉकर फर्स्ट डोज मे कॉज हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स दैट कैन रिजल्ट फेंटिंग, यानी कौन से ब्लॉकर हैं, कौन से ब्लॉकर यानी अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर हैं जिसकी फर्स्ट डोज जो है हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स क्रिएट कर देती है, यहाँ तक कि फेंटिंग क्रिएट हो जाती है। ये लफ्ज़ हो रही है फेंटिंग, FA, अब इसमें T मिसिंग है। तो कौन से ब्लॉकर हैं? ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, बोथ, नन। इनमें से एक ऑप्शन सही है तो वो आपने बतानी है। तो आप काइंडली इसको मुझे बता सकते हैं कमेंट्स की शक्ल में। अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपको करेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ये जस्ट आपका टेस्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर हम पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो जिसके अंदर लीवोडोपा आ जाती है, एंटीपार्किंसन। इस बीमारी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम तो पूरा फार्माकोलॉजी का जो टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करेंगे और फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास कराएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह।